I. We will find a way or make one. Today is 27th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लाख बख्श सुल्तान ऑफ दिल्ली था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑथर ऑफ राज तरंगिनी है कल्हन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एआईसीसी सेशन महात्मा गांधी जी ने जो प्रिसाइड किया था वो था बेलगाम में 1924। समुद्रगुप्त गुप्ता एम्परर थे जिन्होंने स्टाइल किया था हिमसेल्फ एज कवि राज। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, दलखही इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? जलगांव बनाना इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ विच स्टेट? जीआई टैग है इसे। Who is the author of the book The Little Book of Encouragement? The Little Book of Encouragement. Encouragement is any day better than criticism. Encouragement. Who founded Ferguson College at Pune in 1885? Deen-e-Ilahi religion was founded by whom? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है वेजर। वेजर मतलब होता है दांव लगाना। द एक्ट ऑफ बेटिंग अ सम ऑफ मनी ऑन द आउटकम ऑफ एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, गैम्बल। रिपोज मतलब होता है विश्राम। अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप, ट्रैंक्विलिटी। प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल, एस्पेशली ऑफ समथिंग ऑफर्ड और डिस्चार्ज मतलब प्लेंटीफुल है, अबुंडेंट है। अफोरिज्म का मतलब होता है कहावत, सेइंग, मैग्जिम, एक्सियम। A pithy observation that contains a general truth. If it ain't broke, don't fix it. Ebullient का मतलब होता है जोशीला, exuberant, buoyant, cheerful. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. नोट्स मेकिंग फिर से रीस्टार्ट करते हैं। मार्च से ऑनवर्ड, जैन और फैब मिस हो गया था। मार्च ऑनवर्ड आई विल प्रिपेयर एंड शेयर सच नोट्स एवरी डे। ओके, so today we are going to talk about, today is Sunday, so there is no editorial, no answer writing. Today we will talk about Ukraine update, FDI policy, LIC, medical education, Chandrasekhar Azad ji. Then we will talk about Indians, fallen soldiers not martyrs says army. Not just money, जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जजेस की ज़रूरत है। सेंसस, हेल्थ अकाउंट नंबर, चीता का रीइंट्रोडक्शन, रशिया पे अपडेट है। आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। और आज यूएसएसआर कैसे बना, इसका डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, ये सीआईएस कंट्रीज कौन सी है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। द फॉल ऑफ द यूएसएसआर, दीज आर एमआईआईज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड अपडेट्स। फिर ये कुछ बिजनेस न्यूज़ है एंड दिस इज पटेटो कंट्री. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes, and reference material today it also is only the Hindu. See, regarding the course, this course is prelims 2022 course, preliminary examination 5th of June specific. कोर्स का फी है ओनली ₹1111। ज्वाइन करना है तो यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट और यहाँ सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। सी, तो लास्ट 14-15 डेज में एवरी डे अराउंड 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट एवरी डे गूगल मीट सेशन किए थे अपन ने इंडिविजुअल। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से फर्स्ट राउंड हो गया है, इवन कुछ स्टूडेंट से सेकेंड राउंड भी हो गया है, जिसमें हमने डिटेल में स्ट्रैटेजी क्या करना है, किन बुक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, इन सब चीज़ों को बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट राउंड भी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड राउंड भी इम्पॉर्टेंट है। क्विकली आप अपना स्केड्यूल यहाँ पे फिक्स करिए एंड वी विल हैव दिस सेकेंड राउंड। इसमें हम सारी चीज़ें वन बाय वन बहुत डिटेल में देखेंगे, कैसे पढ़ना है, किन सब चीज़ों को पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, अप्रोच क्या बनाना है। बिकॉज यू नो एग्ज़ाम जो है इसमें कंटेंट का कोई कमी नहीं होता है। जो चीज़ कमी होती है वो होती है इस कंटेंट को अप्रोच कैसे करना है। हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, सो इज द स्मार्ट वर्क, एक्सपीरियंस मैटर, सो दैट इज वाई दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें सेकेंड फेज में भी मूव करना है। सो ये सारी चीज़ें प्रॉमिस थी, इंक्लूडेड थी इस सारे कोर्स में। तो इसके लिए मार्च में ये वाला टाइम टेबल अपन फॉलो करते हैं। एवरी डे 7 AM पे जीएस रिवीजन क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे।
इस रिवीजन क्लास में जनरल स्टडीज भी कवर करेंगे और स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लेंगे। देन जो रेगुलर न्यूज़पेपर सेशन है वो 2 PM पे होगा। आंसर राइटिंग हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि मेन एग्जामिनेशन रियल डील होता है, सिलेक्शन यहीं से आएंगे, फाइनल सिलेक्शन। तो इसको कंटिन्यू करेंगे 7 PM। सी सेट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो फाइनली अब इसमें अपन पूरा सिस्टमेटिकली बेसिक से एडवांस लेवल का सारा सी सेट यहाँ पे देखते हैं क्विकली रिवीजन पर्पस के तरीके से, और इसको अपन कवर कर लेंगे। 66 प्लस मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज ऑन मी। ओके, तो दिस इज सी सेट रिवीजन 8 PM। मंडे टू फ्राइडे सी सेट करते हैं और सैटरडे संडे MCQ क्विज करते हैं, जैसे पहले करते थे 25 क्वेश्चंस इन 30 मिनट। जैसे 1.5 मंथ बाद जब सी सेट कंप्लीट होगा तो इसको अपन मंडे टू फ्राइडे स्लॉट में कर देंगे और सी सेट को वीकेंड में कर देंगे। ठीक, तो 8 PM पे ये होगा। और इतने स्टूडेंट से बात कर कर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इस एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइड, प्रॉपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और हर स्टूडेंट पता है बहुत यूनिक है। सो दैट इज़ वाई इनिशियली ये फर्स्ट फेज में प्लान था, बट गूगल मीट सेशंस अब कंटिन्यू रहेंगे फॉर नेक्स्ट 90 डेज 9 PM पे। ऑल यू हैव टू डू इज पिंग मी एंड वी विल अरेंज दिस, वी विल स्केड्यूल दिस गूगल मीट सेशन। अब सी, इस गूगल मीट सेशन में इंडिविजुअल सेशंस भी होंगे, अब बहुत सारी एक्सक्लूसिव क्लासेस भी होंगी, बहुत सारे लाइव सेशंस भी होंगे। लाइव सेशंस ऐसा है वीडियो कॉल में जैसे आप मुझे देख रहे हो, सिमिलरली इसी वे में इन सारे वीडियोस में भी यू विल बी एबल टू सी मी। बट इन वीडियोस का स्पेशलिटी ये होगा, अभी हमारा 1 वे कम्युनिकेशन है या 2 वे होगा। यू विल ऑल्सो बी एबल टू टॉक टू मी, डिस्कस, आस्क क्वेश्चन, डाउट्स एट्सेट्रा। तो ये बहुत फ्रूटफुल है, पिछले 15 दिनों में ये अपन ने देखा है, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। बाकी नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल एट्सेट्रा आई विल प्रोवाइड, देयर विल नॉट बी एनी इशू। ओके, तो ये सेशन अपन कंटिन्यू करेंगे, लाइव सेशन होगा, इसको अपन ऑलमोस्ट एवरी डे कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 90 डेज। ऑलराइट, और सी सेट का ये पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, और अभी तक सेकेंड राउंड नहीं हुआ है या आपने ज्वाइन नहीं किया है, फर्स्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो डू इट क्विकली, अपने पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, सो लेट अस कम बैक टू द हिंदू। Disturbed India abstains from vote against Russia at UNSC। अब सी, यूक्रेन जो क्राइसिस है यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, दिस इज ट्रुथ। इंडिया यहाँ के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है, इसलिए इंडिया डिस्टर्ब्ड है और इंडिया ने अपील किया है कि यहाँ पर इमीडिएटली पीस, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन करना जरूरी है। यूएनएससी में अभी इंडिया है फॉर 2 years एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, बट यहाँ इंडिया ने एब्सटेन किया फ्रॉम वोट अगेंस्ट रशिया एट यूएनएससी। अब सी, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाना है हमें। लेयर्स इन द सेंस, जो रशिया का स्टैंड है वो भी आगे हम देखते हैं, यूक्रेन का स्टैंड है, इवन जो नाटो है ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो देर आर सो मेनी लेयर्स। ये जो डिप्लोमेसी है, इस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हम भी उसी लाइन को फॉलो करेंगे। अभी जो हमारा स्पेशल जो एम्फेसिस है वो है इंडियंस को इवैक्यूएट करना, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इनकी लाइफ को सेफ गार्ड करना। So we are saddened, Ukraine refers to plight of Indians in country against Russian this। तो UNSC और यहाँ पर इंडियंस को इवैक्यूएट करने का अभी प्रोसीजर चल रहा है। लेट अस सी, हैवी फाइटिंग कंटिन्यूज इन यूक्रेन। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के प्रेसिडेंट से भी बात किया टेलीफोन पे। सो दिस इज दैट। ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट ट्वीक्स FDI पॉलिसी अहेड ऑफ LIC पब्लिक ऑफर। सी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI जो होता है वो FII से बेटर होता है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी नो होता है, मैनेजरियल स्किल्स आती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो वी प्रेफर FDI। बट FDI में भी बिकॉज फॉरेन मनी है, तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां पर ऑटोमेटिक रूट से FDI अलाउड होता है अप टू सर्टेन कैप, सर्टेन डिग्री, बाकी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जैसे इंश्योरेंस है, इसमें 74% ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट है, मतलब 74% तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक्स्ट्रा अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होगी। तो इंश्योरेंस में ऑलरेडी 74% तक अप्रूवल है FDI का। अब एक सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार, गवर्नमेंट इससे 5% स्टेक अपना बेच रही है।
5% स्टेक LIC में गवर्नमेंट सेल कर रही है, और वो 5% स्टेक जो आ रहा है वो उसके थ्रू LIC शेयर्स इशू कर रही है। LIC IPO ला रही है और शेयर मार्केट में लिस्टेड हो रही है। अब इसके जो शेयर्स इशू होंगे, वो शेयर्स कौन खरीद रहा है, कौन इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो इस सब पे भी एक गाइडलाइन लाना जरूरी था। वैसे तो इंश्योरेंस में 74% तक ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट है, FDI अलाउड है, बट कंडीशन ये भी होती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां केवल 20% ही आएगा गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से। तो LIC भी बिकॉज इन अ वे गवर्नमेंट बैक्ड, तो इसीलिए डिसाइड किया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 20% फॉर LIC एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट FDI में लाया जाएगा, FDI रूट के थ्रू। तो ये भी अगेन प्रिलिमिनरी न्यूज़ है। 11 मार्च तक इसका IPO आ रहा है। अपन बहुत डिटेल में ये टॉपिक आगे चल के पढ़ने वाले हैं। प्राइमर अभी रेडी हो गया है। LIC क्या है? एक इंश्योरेंस है। LIC क्या है? गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट इसमें 5% स्टेक अपना सेल कर रही है। शेयर्स के थ्रू वो ऑफर होगा, तो LIC ला रही है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रही है। सो दिस इज LIC। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड FDI में रिक्वायर्ड चेंजेस किए गए हैं गाइडलाइन में। तो दिस इज गवर्नमेंट ट्वीक्स FDI पॉलिसी अहेड ऑफ LIC पब्लिक ऑफर। ओपन अप मेडिकल एजुकेशन सेज प्राइम मिनिस्टर। यूक्रेन में हमने देखा बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन में जाते हैं। अब वहां से जब उनको वापस इंडिया में बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस लाया जा रहा है, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हम इंडिया में इतने मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं बना पा रहे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है। वी नीड मोर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। कोविड-19 के टाइम पे भी हमने देखा हमारे यहाँ डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज वेरी पुअर, सो वी नीड मोर डॉक्टर्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ऐसा नहीं हो कि एक टाइम आया था इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे ओपन हो गए, फिर फॉर नेम से हम इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहे हैं। डॉक्टर में अगर ऐसा होगा तो ये एक सीवियर हेल्थ क्राइसिस बन जाएगा कि अगर नॉट ट्रेन्ड डॉक्टर, अगर स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा है तो इट इज अ ग्रेव कंसर्न। सो द पॉइंट इज वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, वी नीड मेडिकल कॉलेजेस, बट वहाँ अगर गवर्नमेंट बैक्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे एम्स टाइप कॉलेजेस बन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बन रहे हैं, क्यों ना PPP मॉडल से बनाए। द पॉइंट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपनिंग मोर कॉलेजेस हमें मेडिकल स्टैंडर्ड को भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट कि वी नीड मोर मेडिकल कॉलेजेस, बट एट द सेम टाइम जो क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरी चीज़ें मेडिकल में एज अ प्रोफेशन वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज दैट। सो दिस इज दिस फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है। तो आज है चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि। आप भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है, मेरा घर जेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है चंद्रशेखर आजाद जी का। जो अभी अगर अपन प्रिलिमिनरी एग्जाम देखें ना, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेबस हमने आई बिलीव सबने देख लिया होगा। अभी तक नहीं देखा है तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, सिलेबस को गो थ्रू करिए। सिंसियर स्टूडेंट के जो 5 ट्रेट्स होते हैं ना, उसको मिस नहीं करना है। स्टूडेंट्स अक्सर सीरियस होते हैं, सीरियस नहीं, बी सिंसियर एंड स्मार्ट। ओके, हैव अ लुक एट दैट वीडियो। और जो जो सिलेबस है वो अच्छे से थॉरोली हमें पता होना चाहिए। अब सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई एवरी डे आई एम शेयरिंग दीज इन्फोग्राफिक्स इन टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे डेली MCQs भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। उसको पार्टिसिपेट करिए, उससे आपको हेल्प होगा। 5-10 मिनट्स लगा के गो थ्रू इट। अब जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जानते हैं। 23 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931। ये बड़ा कंसाइज फॉर्मेट में बहुत अच्छा आ रहा है। इसका ये नंबर 177 है, सी 177। इसको एक बार टैब रखिए, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब रिवॉल्यूशनरी लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे। ज्वाइन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 15 साल की उम्र में। रीऑर्गेनाइज किया था HRA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेंटोर थे अब भगत सिंह जी के। काकोरी ट्रेन केस 1925 में इन्वॉल्व थे। सॉन्डर्स लाहौर 1928, लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसका एवेंज करने के लिए। तो आपने इस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को स्पेयर हेड किया था इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में। ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद को अल्बर्ट पार्क में यहाँ पे सराउंड किया था, और फिर यहाँ पे
दिस शूट आउट हुआ। आपने यहाँ पर जो आज़ाद रहने का कसम खाया था एंड नेवर बी कैप्चर्ड अलाइव, तो उसको आपने यहाँ कंटिन्यू किया। 27 फरवरी 1931, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो हैव अ लुक, इस तरीके से बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स आ रहे हैं, फॉलो टेलीग्राम चैनल। तो माँ भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। ट्रेनी पायलट किल्ड इन एयरक्राफ्ट क्रैश, फैटल फॉल हुआ नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। आईएम उदयपुर फंड्स अलुमनाई स्टार्टअप, स्टार्टअप्स का दौर है और यहाँ पर अलुमनाई स्टार्टअप नो हाउ, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्शन एटसेट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देन नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट है, सी। तो सी हमने पढ़ा था ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल वोटर्स डे 2022 का थीम था इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। तो वोटर अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें क्विज है, सॉन्ग है, स्लोगन है, पोस्टर डिजाइनिंग है, वीडियो मेकिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट कास्ट करने के लिए एनकरेज किया जाए, ये यहाँ पे मैसेज है। फर्स्ट फ्लाइट अराइव हुई विद 219 इंडियंस। मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज कैंसिल हो गई। ये कौन सी एक्सरसाइज थी? कोबरा वॉरियर थी। ये मल्टीलेटरल थी। आज ही हम इंडिया की डिफेंस एक्सरसाइज का आंसर डिस्कशन करेंगे जिसमें ये सारी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। ये कोबरा वॉरियर है। नाटो कंट्रीज बेल्जियम, यूके, यूएस, स्वीडन, सऊदी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस हो गया तो ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज भी कैंसिल हो गई ऑन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला था। एक्चुअली यूके के साथ हमारी एक और दूसरी एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स की, इंद्रधनुष एक्सरसाइज, इंद्रधनुष। बट एक्सरसाइज इंद्रधनुष और कोबरा वॉरियर एक ही टाइम पे आ रहे थे तो इन दोनों को मर्ज कर दिया था। एक्सरसाइज इंद्रधनुष के बजाय हम इसमें कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट करने वाली थी इंडियन एयरफोर्स, बट अब ये एक्सरसाइज भी कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। अब सी एक जो बात है, सेंसिटिव मुद्दा भी है, सेंसिटिव इशू है, वो है कि जो फॉलन सोल्जर्स होते हैं उनको क्या मार्टर बुलाना चाहिए? अक्सर न्यूज़ मीडिया में जिस तरीके से कवरेज होता है उस पर ऑब्जेक्शंस भी उठते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनके सेक्रीफाइस को, उनकी गरिमा को प्रॉपर यहाँ पे मान देना ज़रूरी होता है। बट इसमें भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या फिर मिलिट्री का जो डेकोरम है या मिलिट्री का कोड ऑफ कंडक्ट है आर्म्ड फोर्सेस का, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होना हमें ज़रूरी होता है। डिक्शनरी मीनिंग और इधर देखें तो मार्टर का मतलब होता है पर्सन हु सफर्स डेथ एज अ पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग टू रिनाउंस अ रिलीजन, और अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव। दिस इज मार्टर। तो अभी आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर इशू किया है सारे कमांड को कि अक्सर इनकरेक्ट यूज होता है टर्म मार्टर का अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया में अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट और ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है। तो अननेसेसरी यूज भी होता है इस वर्ड का। तो इसीलिए ऑफिशियल आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर लिखा है फॉर सोल्जर्स हु फेल इन द लाइन ऑफ ड्यूटी विच इट सेड मे नॉट बी एप्रोप्रिएट। तो यहाँ मार्टर टर्म यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये ऑफिशियल आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर के थ्रू बताया है। तो इसमें ये दिया है कि कई बार जब अपन रेफरेंस लेते हैं इंडियन आर्मी सोल्जर्स का एज मार्टर्स तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है, दिस पर्टिकुलर वर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट। इसके अलावा दूसरे वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किए हैं, लाइक द लेटर फर्दर स्टेटेड दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द मेमोरी एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स, उनकी याद में और उनके सम्मान में, डिग्निटी ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स हु हैव मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस while protecting the sovereignty and integrity of the nation, देश के लिए अपनी जान यहाँ पे उन्होंने कुर्बान किया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस। इट इज रिक्वेस्टेड दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म मे बी यूज। तो ये आर्मी हेडक्वार्टर ने ये सारे टर्म्स बताए, 6 टर्म्स बताए यहाँ पे, किल्ड इन एक्शन, laid down their lives, supreme sacrifice for the nation, fallen heroes, इंडियन आर्मी ब्रेव्स एंड फॉलन सोल्जर्स। तो एक्चुअली जो लाइन ऑफ कमांड है उसमें ये जो 6 वर्ड्स हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं बजाय मार्टर बोलने का उन्हें। ओके, सो दिस इज ऑफिशियल 6 टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं
उन सोल्जर्स के लिए, उन पर्सनल के लिए जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है व्हाइल प्रोटेक्टिंग द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, सो दिस इज दैट। तो जुडिशरी नीड्स मोर हाई कोर्ट जजेस, नॉट जस्ट मनी। तो नंबर ऑफ जजेस, मैन पावर कम है जुडिशरी के पास, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मनी भी रिक्वायर्ड है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इवन मीट बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स। नॉट ओनली डू वी नीड टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज अर्जेंट बेसिस में, और नंबर ऑफ जजेस हम बढ़ाएं बिकॉज जुडिशरी हाईली ओवरबर्डन्ड है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए बिकॉज काम करने के लिए भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। अब नए टाइप के जो केसेस आ रहे हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर, डिजिटल भी बढ़ रहा है, तो अब ये भी ज़रूरी है कि जुडिशरी में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पे जुडिशरी को ज्वाइन करें, इस एरिया को ज्वाइन करें। तो सीजेआई साहब ने कहा, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इवन मीटिंग द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन दिस एरिया, दैट इज इंफ्रा। देन एंडेवर में ये है सीजेआई के टर्म में कि इंफ्रा को आगे बढ़ाएं, इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं। सी, गवर्नमेंट सर्विस में ना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है कि आप अपना खुद की पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। नो, यू हैव टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशन। आप जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस नौकरी में काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है। सो इन प्लेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो, कोऑर्डिनेट, ओवरसी करे इम्प्रूवमेंट ऑफ द जुडिशियल इंफ्रा। दिस इज अगेन वेरी वाइज वर्ड्स। जुडिशरी नीड्स हाई कोर्ट जजेस एंड बेसिक इंफ्रा। देन ये असेंबली पोल्स रिलेटेड न्यूज़ है। अब ये बात है सेंसस, हर 10 साल में सेंसस होता है। सेंसस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जनसंख्या तो कलेक्ट होती है बट वो संख्या का क्या गणित है ये भी देखा जाता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जैसे सेंसस में अभी अगर कास्ट बेस्ड डेटा ले रहे हैं तो इस पे एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्टी आया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फिर से रीइटरेट किया मल्टीपल ओकेशंस में भी कि डेटा ऑन कास्ट, कम्युनिटीज एंड ओबीसीज अदर देन द नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट यहाँ पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा सेंसस में। तो एमएचए ने जो एप्रीहेंशंस हैं उसको यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश किया है। तो दिस इज दैट। सेंसस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है बिकॉज सेंसस से पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। पॉपुलेशन पता होगा, सिटीजन्स पता होंगे, तभी तो फिर आगे आप वेलफेयर मेजर्स कर सकते हैं, उसको गवर्न करने की पॉलिसीज बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डेटा, पॉपुलेशन डेटा, सेंसस। ये फील्ड डे है, नो बाउंड्रीज। सीजेआई ट्राइज हिज हैंड एट बॉलिंग एट द इनॉग्रल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। गवर्नमेंट नोड फॉर हेल्थ अकाउंट नंबर। अब जिस तरीके से कोविड-19 ने मेहम किया है हेल्थ सेक्टर में, तो अब ज़रूरी भी ये हो गया है कि यहाँ पे भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब जो जीएस रिवीजन क्लास होगी ना, इसमें मैं इन सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, अराउंड 1000 से ज़्यादा ऐसे सारे टॉपिक्स वहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर के अपन कवर कर लेंगे। रेंज भी रखेंगे और डेप्थ भी रखेंगे सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, इसका इतना बजट अभी अलोकेट है 5 साल के लिए। अब बजट इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। बजटरी अलोकेशन जिस स्कीम में ज़्यादा होता है ना, वो स्कीम महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें 1600 करोड़ रुपए की बात है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, भारत डिजिटल मिशन के थ्रू ये होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या है, सारे जो यूजर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनका एक डिजिटल एक रिकॉर्ड बना लिया जाएगा। और वो जैसे आधार नंबर होता है, वो नंबर के थ्रू उनका सारा हेल्थ रिलेटेड सारा डेटा चलेगा। तो इससे डुप्लिसिटी नहीं होगी। कई बार आपको टर्जरी सेक्टर हेल्थ केयर की तरफ बढ़ना है तो आपका डेटा आपके साथ चलेगा। इंडिया का हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छा रहा है, जैसे कोविन, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर है हेल्थ केयर में। तो इसी मोटो को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आ रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे इंडिविजुअल का, वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, क्लिनिकल डिसीजंस क्या हुए। बिकॉज जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में जानना चाहता है। बिकॉज अगर पेशेंट की हिस्ट्री पता होती है तो वो उसको बेटर मेडिसिन दे सकता है, बेटर इलाज कर सकता है, एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है।
तो जैसे स्टूडेंट्स में भी ऐसी है, स्टूडेंट से बात करना ज़रूरी है, आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जेनेरिक जो होता है ना, वो चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव होती नहीं है। तो सेम इज़ हियर, तो अगर डेटा साथ में चलेगा, डॉक्टर को आपको प्रीवियस भी पता सब रहेगा, तो वो आपका बेटर ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो दिस इज़ गुड। जन आधार है, ट्रिनिटी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये नाम याद रखना है। ये अब आगे फुल फ्लेज्ड आगे बढ़ेगा। अब चैलेंजेस क्या आते हैं यहाँ पे? कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा प्राइवेसी एटसेट्रा, तो वो यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। एनफोर्स जूट प्राइस ऑर्डर कैलकाटा में। अब ये है वेट फॉर चीता टू गेट लॉन्गर। हम इतना सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन पहले IUCN रेड लिस्ट वगैरह भी देख लिया। ये जो चीता है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया था, एशियाटिक चीता। अब वो तो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, नामीबिया से जो अफ्रीकन चीता है उसको इंडिया में फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको आइडेंटिफाई किया है, वहां पर चीता का रीइंट्रोडक्शन होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, NTCA की जिम्मेदारी है इसको रीइंट्रोड्यूस करना। टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज चीता लाने से पहले हैबिटेट भी रेडी करना पड़ेगा, प्रे बेस भी देखना पड़ेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। साथ ही साथ एक और सवाल भी है कि पहले जैसे कूनो एरिया था, हमारे यहाँ गिर में लायन है, बट सारे लायन एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम क्यों ना गिर से लायन को कूनो में लेके आए। ये डिमांड थी। ऑल्दो गुजरात स्टेट की तरफ से नो बोलने के कारण ये आगे बढ़ नहीं पाया है, बट अभी भी ये एक अच्छी चीज होगी कि अगर लायंस को भी अपन स्प्रेड करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, एक जगह पे सारी स्पीशीज कॉन्सेंट्रेटेड रहती है तो वो सही नहीं है। तो कूनो में अब लायन की जगह चीता आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉन्जर्वेशनिस्ट ने भी बोला कि हम अगर लायन को प्रायोरिटी दें तो वो शायद और बेटर हो सकता है, सक्सेस स्टोरी हो सकता है। चीता इज इंपॉर्टेंट बट लायन को भी इग्नोर नहीं करना है, एशियाटिक लायन। रशियन आर्मी टोल्ड टू ब्रॉडन रेस्पॉन्स। फ्रांस सीज रशिया बाउंड शिप वायलेटिंग यूएस सैंक्शन, यूएस स्लैप्स। अब ये जो है ना, ये क्लाउड है, जो वॉर होता है ना, आजकल की जो वॉर सोशल मीडिया में चली जाती है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, वो बहुत कुछ हद तक फेक हो सकते हैं, करेक्ट नहीं होंगे, इनकरेक्ट नहीं होंगे। एक यूफोरिया बनाने की कोशिश की जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे प्ले किया जा रहा है, और आप भी इनडायरेक्टली किसी एक प्रोपोगेंडा को पुश करने लग जाओगे। तो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू डील ऑन सोशल मीडिया, कि आप भी किसी प्रोपोगेंडा के पार्ट नहीं बन रहे हैं, चाहे वो इस साइड का हो या अदर साइड का हो। पोलैंड टीम विल नॉट प्ले विद रशिया, पाक अफगान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Having enemies makes you stronger finds a study of flies. तो सी, कंपटीशन जो होता है ना वो रिफाइनमेंट लाता है। कंपटीशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, कॉम्पीट करना चाहिए। इट विल ओनली मेक यू बेटर, बेस्ट वर्जन आपका इम्प्रूवमेंट होगा। सो दिस इज देयर, स्पीशीज में भी ऐसा होता है, स्ट्रगल होता है, कॉम्पिटिशन होता है, देन दे इवॉल्व एंड दे गेट बेटर एंड बेटर। तो हैविंग एनिमीज मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो ये फ्लाइज का एक्चुअली स्टडी किया है कि कितना उसको डिफिकल्टी आती है, उसके अकॉर्डिंग वो बेटर और ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो दिस इज दैट। डिवास्टेशन इन स्प्रिंग, तो ये एक है चिक्सू लब। एक मीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ, डायनासोर्स फिनिश हो गए सारे। फिर अब एक नेचर में ऐसा आया है, उनकी कुछ बोन्स मिली हैं, फॉसिल्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं बोन सेल से कि इस टाइम पे सीजन्स कैसे फ्लक्चुएट होते थे। सो सी देयर वाज अ टाइम ऐसे ह्यूज डायनासोर्स रहते थे अर्थ में, नाउ दे आर गॉन। सो दिस इज ऑल्सो वन रिमाइंडर कि एज अ ह्यूमन बींग हमें थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट इज नेचर के साथ मिलके रहने में ही भलाई है, जो नियो डिटर्मिनिज्म हम बोलते हैं। टाइम डायलेशन क्लॉक। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था टाइम जो होता है वो भी एक रिलेटिव चीज हो जाता है। तो जब हाईली ग्रेविटेशनल फील्ड है, इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड है, बहुत ग्रेविटी हाई है, या फिर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से चल रही है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, उसके लिए टाइम अलग हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के, नॉर्मल नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट वाले चीजों के लिए। जैसे एक मूवी इंटरस्टेलर में भी बताया था, वो ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं तो उनका लाइक टाइम स्लो हो जाता है, एक दूसरे प्लैनेट में जाते हैं तो वहाँ का 1 मिनट हमारे 6 ईयर्स के बराबर होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये मेजर है, फिजिसिस्ट ने बताया। अगेन दिस इज वन स्टडी, टाइम डायलेशन क्लॉक। राइजिंग सी लेवल है यहाँ पे, सी लेवल राइज होता है, सी लेवल राइज होता है तो कोस्टल एरिया में सबमर्जेंस आता है। फिर अगर टेम्परेचर फॉल होता है तो ग्लेशियर्स आइस बनता है, तो सी लेवल एट टाइम्स फिर फॉल भी हुआ है। तो दिस इज देयर, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन ओवर द पीरियड हमने देखा है। जैसे ये जो कोस्ट है ना हमारी, ये है अपना वेस्टर्न घाट वाली और ये है ईस्टर्न घाट वाली।
यहाँ जो आपको कोस्ट मिल रही है ना, इनमें से कुछ कोस्ट सबमर्जिंग है, कुछ कोस्ट इमर्जिंग है। वेस्टर्न घाट में सबमर्जिंग कोस्ट कौन सी है? आंसर सबमर्जिंग। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और इस तरीके से सी लेवल अप एंड डाउन होता है। नुसंतारा नई कैपिटल है जकार्ता की। म्यूजिक इज गुड, म्यूजिक से हमें दिस वी फील गुड टू लिसन। लाइट म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होते हैं, इनको सुनो, इससे भी हेल्प मिलता है। दिस ओवरऑल फोकस एंड दिस स्लीप एंड ऑल दिस हेल्प्स। ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस में ग्रो फास्टर देन दोज आउट इनसाइड। अब यहाँ पे ये स्टडी दिया है कि अभी फॉरेस्ट का रिपोर्ट आया था, इसमें ओवरऑल तो फॉरेस्ट बड़ा है, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट? जो फ्रिंज फॉरेस्ट है वहां ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, जो अर्बन फॉरेस्ट है, जो मतलब पैची फॉरेस्ट है, उधर ज्यादा आ रहा है, और जो रेगुलर जो फॉरेस्ट था वहां पे जो कैनोपी वगैरह है उसमें भी चेंज आया है। कार्बन परसेंटेज कितना है फॉरेस्ट में, ट्रीज में, इनकी ट्रंक्स में, उसमें भी चेंज आया है। तो कहने को तो फॉरेस्ट बड़ा है हमारा परसेंटेज, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? रीड इन बिटवीन द लाइंस। ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस में ग्रो फास्टर देन दोज इनसाइड। तो ये देखा है कि जो फ्रिंज एरिया है वहां पर फॉरेस्ट तेजी से बढ़ा है। मल्टीपल सैपलिंग्स वगैरह लगा के ये इन्होंने यूनिवर्सिटी में फाइंड किया। फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये स्टोर हाउस ऑफ कार्बन होता है। फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन कैप्चर करता है, इसी के कारण ऑक्सीजन रिलीज होती है और लाइफ सस्टेन होती है प्लैनेट अर्थ में। तो फॉरेस्ट जो होता है वो लंग्स कहलाते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ है। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते हैं, तो फॉरेस्ट बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज भी करते हैं। ये फूड है, फॉडर है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ फॉरेस्ट करते हैं। देन मेजर, अभी जो देखें क्लाइमेट चेंज हुआ है तो डिफॉरेस्टेशन एक थ्रेट बना है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण फॉरेस्ट की कंडीशन भी डिटेरियोरेट हुई है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। कॉन्सिक्वेंसेज वरना बहुत सीवियर होंगे फॉरेस्ट लॉसेस के। डिफरेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। अब एक और चीज क्या हो रही है, मोनोकल्चर ऑन राइज। जैसे ब्रिटिशर्स आए, ये जो हिमालय, उत्तराखंड वगैरह ये जो जोन था, यहाँ पहले बायोडाइवर्सिटी होती थी। ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने एक ही ट्री सब जगह लगाने लग गए। तो उससे क्या हुआ, कहने को तो फॉरेस्ट आ गया बट वो फॉरेस्ट बदल गया है, वो पहले वाला फॉरेस्ट नहीं रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। सिमिलरली जो सॉइल है वो भी अगर देखें, टेम्परेचर बढ़ रहा है एजेस ऑफ द फॉरेस्ट में, ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्क है। तो सॉइल बिहेवियर भी फॉरेस्ट की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तो इंडिया में कुछ वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कुछ ओपन फॉरेस्ट है, कैनोपीज है। कैनोपी क्या होती है? ऐसी लेयर्स, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो है फॉरेस्ट कहने को परसेंटेज टर्म में तो बढ़ा है, बट इसका जो नेचर और कैरेक्टर है वो डेफिनेटली चेंज हो गया। जैसे टीक और यूकेलिप्टिस का हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया, इनकी बिकॉज कमर्शियल वैल्यू थी। तो टीक फॉरेस्ट है, यूकेलिप्टिस फॉरेस्ट है, दिस इज फॉरेस्ट बट दिस इज नॉट अ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट। तो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट नहीं है तो ये डिफरेंट स्पीशीज को कंटेन नहीं कर पाता है। एम्प्टी फॉरेस्ट भी अभी देखने को मिल रहे हैं कि मतलब फॉरेस्ट है बट वहां कोई स्पीशीज रहती नहीं है, ना बर्ड्स है ना कोई एनिमल्स है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस में ग्रो फास्टर देन दोज इनसाइड। स्टेइंग हेल्दी, ईटिंग लेस। ईटिंग लेस, ओके। गम खाना और कम खाना एक ऐसी सेइंग होती है। स्टेइंग हेल्दी, ईटिंग लेस। तो दिस इज देयर। हाउ आर फिश इनेबल टू स्विम? अगेन हम बायोमिमिक से देखते हैं, एनिमल जो पैटर्न कर रहा है उसके हिसाब से हम मशीन्स बनाने की कोशिश करते हैं। जो फिशेस वगैरह होती है ये प्रेशर वॉर्टेक्स बनाती है और उसके कारण ऐसे स्विम ऊपर की तरफ फ्लोट रहती है। इनकी बॉडी भी काफ़ी एरोडायनामिक होती है। जो कैविटी इनके अंदर होती है तो लाइटर भी रहती है, तो वो इजीली वाटर में फ्लोट भी करती है और स्विम भी कर लेती है। ये रोल ऑफ एमआईआईज है। व्हाट आर एमआईआईज? एमआईआईज जैसे अभी न्यूज में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, स्कैम होता है, डिफॉल्ट होता है, तो इसका रिपरकशंस जो है, इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़े इम्पैक्ट में आता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी जैसे इरेगुलरिटी आई इसके गवर्नेंस में, यहाँ की एमडी एंड सीईओ, तो ये बताता है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग रखना क्यों जरूरी है। सी, इंडिविजुअल फेल हो जाए चलता है बट इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, और एज एन इंस्टीट्यूशन अगर एनएससी फेल होता है तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट। तो सेबी का काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पे देखा एनएससी में इस टाइप की इरेगुलरिटी थी और उसने इसको कॉल आउट किया। एक विसल ब्लोवर है, उन्होंने भी बताया। आगे देखते हैं कि किस तरीके से इरेगुलरिटीज होती है इधर। अल्गोरिदम को ट्वीक किया जाता है इन स्टॉक एक्सचेंजेस में।
तो ये क्या है, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो इनको MII का स्टेटस दिया है, NSE MII है। स्टॉक एक्सचेंज हुआ, डिपॉजिटरीज हुआ, क्लियरिंग हाउसेज हुए, मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस इन्हें कहा जाता है। ये वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब ये फ्रेमवर्क है, ढांचा है, खाका है जो गिरना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर गिरता है तो सारे ऑपरेशंस क्योंकि बंद हो जाते हैं। बाकी इसमें रेगुलर टॉक है। MIIs को प्रायोरिटी में हमें गवर्नेंस वहाँ पे इंश्योर करनी चाहिए ताकि सिस्टमेटिक फेलियर या सिस्टमेटिक फ्लॉ, जो फ्लॉज हैं इसके या फ्रॉड्स हैं वो नहीं हो, पोल्यूशन जो होता है वो नहीं हो। तो अदरवाइज अगर ऐसा होता है, MII फेल होता है, तो ये कैटाक्लिस्मिक कोलैप्सेस होता है, नॉट एट ऑल गुड फॉर इकोनॉमी। तो गवर्नेंस जो है ना इस पूरे सेक्टर में, इसको बेटर करने की बहुत ज़रूरत है। ये सारे रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे MII। अब इसी से रिलेटेड ये जो चीज़ है NSE का, वो ये है, डिड NSE गिव प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सम ब्रोकर्स। जो स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो लाइक आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे जाती है। अब यहाँ एक बात होती है कोलोकेशन की, कि कई बार जो डेटा सर्वर्स हैं जहाँ पे सारा डेटा जिस जगह से फ्लो होते हुए जा रहा है वो अक्सर जैसे आउटसोर्स कर दिया है। कोलोकेशन अलाउज अ मेंबर टू सेट अप हिज सर्वर स्पेसिफिकली earmarked data center within NSE exchange premises for a certain price। NSE में ऑपरेशन चल रहा है और आपने एक सर्वर यहाँ पे बैठा दिया, इस जगह पे सर्वर लगा दिया। जो भी डेटा आ रहा है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स जो भी डेटा आ रहा है वो इस सर्वर में आ रहा है और सर्वर के थ्रू आगे रिले हो रहा है। बट अब ये जो सर्वर है कोलोकेशन है, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह आपने डेटा सेंटर बैठा रखा है। इस डेटा सेंटर में कोई डेटा आ रहा है और फिर जा रहा है। इसमें एटलीस्ट से 2 या 3 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। इस 2-3 मिली सेकेंड का फायदा उठाकर इधर सुपर कंप्यूटर्स एक्सेट्रा के थ्रू 2-3 मिली सेकेंड का फायदा उठाकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस जगह जा रहा है, किस जगह नहीं जा रहा है। हम यहाँ पे एल्गोरिदम अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकते हैं और ये कुछ जो छोटा सा टाइम मिल रहा है ना, इस छोटे से टाइम को यूटिलाइज करके हम स्टॉक मार्केट्स को या फिर इस टाइप के जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है डेटा का, डिसीजंस जो हो रहे हैं सेल्स एंड परचेजेस का, उसका हम एक आइडिया लगा के उसको थोड़ा टेम्पर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉज है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक मिसयूज हो रहा है कि माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का जो हेड स्टार्ट मिल गया उसका आप अपने एडवांटेज में फायदा उठा रहे हो। अब बिकॉज डेटा इतना जंक, टन्स ऑफ डेटा आ रहा है, तो ये चीज ना अक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। और इससे जब अगर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की बात करें, एल्गोरिदम स्पीड और वॉल्यूम को कंसिडर करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको दैट इज वाई क्रिटिसिज्म एट टाइम्स होता है कि कोलोकेशन में ज़्यादा हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेटर होना चाहिए ताकि इस टाइप का अनफेयर एडवांटेज किसी को नहीं मिले। जो सपोर्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि दिस इज विद इन द लॉ, ऐसा पॉसिबल है। बट अगेन आज जिस डेट पे हैं तो सेबी स्टॉक्स इसको भी अपडेट करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट्स में अगर सुपर कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन तो सोच नहीं सकता, वो आगे का बहुत कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा है। और इसीलिए जो एल्गो ट्रेडिंग है ये कई बार अनफेयर भी नज़र आती है। तो दिस इज दैट अल्गो ट्रेडिंग एंड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सम ब्रोकर, को लोकेशन ऑफ डेटा। सो ये जो NSE है और दिस NSE दोनों में एक ही बात है कि NSE में इंस्टीट्यूशंस में और इस स्केल के इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जैसे रशिया है, ये था यूएसएसआर 1991 तक। फिर ये जो कंट्रीज है ना ये सारे टूट के 15 कंट्रीज बने यूएसएसआर के। अब सी, तो अभी हम जानते हैं कि इसका बैक स्टोरी क्या था, बिकॉज जो प्रेजेंट है ना इसकी कीज हिस्ट्री में होती है। आज जो भी दिख रहा है, रशिया है, यूक्रेन क्या है, इसका हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो सी, Russian President Vladimir Putin bring up the disintegration of USSR prior to declaring war. Disintegration of the USSR prior to declaring war, जो अभी यूक्रेन में दिस इन्वेजन है। तो दो रीजन को, जो यूक्रेन के रीजन थे डोनेट्स्क और लुहांस्क, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज किया। व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी को डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन यूक्रेन के इंडिपेंडेंट स्टेट्स उनको रिकॉग्नाइज किया और इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन किया कि इन स्टेट्स में और यूक्रेन में जो टेंडेंसीज है अगेंस्ट रशिया उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अब देखो 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ,
और रशिया यूएसएसआर की फाउंडेशन यहाँ पे बन गई। इसमें ये जो बात हुई थी ना यूएसएसआर में, तो एक कॉन्फेडरेशन टाइप का था, सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया था, सेसेशन भी था इनका। ये एक्चुअली ऐसा था, लूजली सब मिले हुए थे, ये जो 15 है ना ये सारे लूजली मिलके बन रहे थे यूएसएसआर, यूनाइटेड दिस सोवियत दिस। तो ये जो थे ये लूज एक कॉन्फेडरेशन टाइप थे। अब इसमें क्या होता है, आगे चल के डिफिकल्टीज आती है, जो सोशलिज्म एज अ पॉलिसी है उसमें चैलेंजेस आते हैं, और बहुत कुछ नाटो यूएस लेड ग्रुप का भी एक्टिविटीज होती है। तो 1991 आते आते ये जो 15 है, ये 15 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो इनका कॉन्फेडरेशन था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यूक्रेन बनता है, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज बन जाते हैं 1991। अगर कॉन्टेक्स्ट इसका देखें तो फॉल तो 1991 में हुआ, बट उसका 1980 से साइन दिखने लग गए थे कि यहाँ पर जब से एग्जिट हुआ अफगानिस्तान से सोवियत का, तब से सोवियत वीक हो गया है। अफगानिस्तान भी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं। सोवियत यहाँ पे गया था बिकॉज अफगानिस्तान में सोशलिज्म बढ़ाना था उसे, बट जो यूएस लेड नाटो ग्रुप है उन्होंने सोवियत को काउंटर करने के लिए मुजाहिदीन बनाने चालू कर दी, और उससे फिर सोवियत हारा और सोवियत का एग्जिट हुआ। फिर बाद में ये मुजाहिदीन ही नाटो और यूएसए पे अटैक करेंगे, वो अलग स्टोरी है। सो द पॉइंट इज, अफगानिस्तान में जब इग्नोमिनस सोवियत एग्जिट हुआ, उससे सोवियत का डाउनफॉल चालू हो गया था। 89 आते आते सोवियत अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा था। सोवियत में कम्युनिस्ट रिजीम जो थी वो कोलैप्स होने लग गई थी, कोल्ड वॉर एरा एंड हो रहा था। और जो पोलैंड है, पोलैंड हेडक्वार्टर था सोवियत वार्सा पैक्ट सिक्योरिटी अलायंस का, और ये भी कोलैप्स होने लग गया। इट स्टार्टेड इन पोलैंड। सो द पॉइंट इज, बाय 1989 यहाँ जितने भी इनका ब्लॉक था वो सब टूटने लग गया। 1989 में वेस्ट बर्लिन ईस्ट बर्लिन वॉल भी कोलैप्स होगा, और जर्मनी भी फिर यूनिफाई वेस्ट ईस्ट दोनों वॉल कोलैप्स होती अलग डायरेक्शन में जाएगा, और जो सोवियत है वो डिसइंटीग्रेट होने के डायरेक्शन में जाएगा। इस टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन रहे हैं 1960 से भी। एक्चुअली क्या है, सोशलिज्म में पॉलिसी भी है। सोशलिज्म कैपिटलिज्म का जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो सोशलिज्म में कुछ इनहेरेंट फ्लॉज भी हैं जो उसको आगे ग्रो करने पर स्टॉप करते हैं। तो रशिया को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हो रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, चीज़ें तेज़ी से चल नहीं रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो हो रही थी स्टैग्नेशन की 1960s में। फॉरेन ट्रेड फॉल होने लग गया। जो यूएसएसआर था वो बेसिकली ऑयल और इन सब को गैस को एक्सपोर्ट कर रहा था, बट इनकी प्राइस फॉल हो गई तो इसका पैसा आना भी कम हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तब बात किया मिखाइल गोर्बाचेव ने, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया यहाँ पे, और इकोनॉमी जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन करने की बात किया, तो कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश किया। बट इस चक्कर में क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और रिवाइटलाइज नहीं हुई इकोनॉमी। अब क्या हुआ, ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारे नए नए स्टेट्स बने। इन सारे स्टेट्स को नाटो ने अपने में मिलाना चालू कर दिया, और उस टाइम पे ये डील हुआ था कि नाटो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा, तो बट नाटो ने उसको ऑनर नहीं किया, और इन सारे स्टेट्स को वन बाय वन, जो रशिया से टूटे थे उनको वन बाय वन नाटो में मिलाना चालू कर दिया। जैसे लिथुआनिया 1990 में हुआ, जॉर्जिया 91 में, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, बेलारस, ये सब। यूक्रेन बेलारस बाद में इंटेंड करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, यूक्रेन स्पेशली। बट द पॉइंट इज कि ये जो नाटो है इसका ऑनवर्ड प्रोग्रेस हुआ टुवर्ड्स इस फॉर्मर सोवियत स्टेट्स में। अब इससे रशिया और अलार्म्ड फील करता है। अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया वीक हो गया था, बट 20 साल में रशिया फिर से रिसर्जेंस करने लग गया, और यूएसए अब पहले जितना नहीं रहा, कमजोर हो गया। 1991 में भी जब क्राइसिस हुआ तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ। गोर्बाचेव उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं थे यहाँ के लीडर, और फाइनली इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट में भी एक इन्होंने बनाया CIS कंट्री, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो मतलब एक लूज फिर से इन्होंने एक ग्रुप बनाया। CIS कंट्रीज में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान था। और ये जो कंट्रीज थे इन्होंने कहा कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, मतलब सिक्योरिटी में हमारा कॉमन चीज होगा। इसीलिए अभी आप देखो कजाकिस्तान में भी जब चैलेंजेस हो रहे थे तो रशिया ने पीस कीपिंग वहां पे फोर्स भेजा था, ग्रुप। बट बाद में क्या होता है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन की टेंडेंसी ज्यादा अब नाटो की तरफ होने लग जाती है, और लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये नाटो के मेंबर 2004 में बन जाते हैं।
यूक्रेन और जॉर्जिया को भी मेंबरशिप मिलती है 2008 में, बट अब रशिया बहुत अलार्म्ड हो जाता है। जॉर्जिया में चेचनिया एंड ऑल होता है, इसको स्टॉप किया जाता है और यूक्रेन को भी तभी से काउंटर करने की कोशिश चालू हो जाती है कि यूक्रेन नाटो में नहीं मिले। फिर इसीलिए 2014 में क्रीमियन जो रिपब्लिक था, पेनिनसुला था ब्लैक सी में, उसको एनेक्स करता है रशिया। फिर ये जो रीजन है लुहांस्क और डोनेट्स्क, डोनबास रीजन में, इसमें भी रशिया अपनी ट्रूप सेंड करके इनको रशिया में मिला लेता है। तो द पॉइंट इज कि जो अगर आज का प्रॉब्लम है रशिया के जो एप्रीहेंशंस हैं, इसमें कहीं ना कहीं नाटो का रोल भी है, जिसको समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले यहाँ पे किया, पॉलिटिक्स जिस तरीके से डेवलप हुई, वो भी एक रीजन है कि इस जगह पर अभी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये अभी क्राइसिस है, लेट अस सी। हाँ, अभी भी हम ओपिनियन नहीं बनाएंगे, आगे देखते हैं कैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती है। वे लीडर्स ब्रेन स्टॉर्म ऑन थ्रेट टू पीस, जैसे म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये ग्रुप है जो डिस्कस करते रहते हैं क्या थ्रेट्स है वर्ल्ड ऑर्डर में, लाइक दैट। द मैन ऑफ इकोनॉमिक्स सूत्रा, ये संसद टीवी में एक सीरीज आ रहा है मिस्टर संजीव सान्याल का। 200 FRL स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। ECGC क्रेडिट गारंटी शिपमेंट रशिया, अभी इस मंथ पूरा रशिया ही चलेगा। ड्रोन स्टार्टअप, रशिया से सनफ्लावर और ऑयल इंपोर्ट हम बुलाते हैं जो हिट हुआ है। तो दिस इज अगेन वन प्रॉब्लम कि रशिया से ये जो इंपोर्ट है मस्टर्ड एंड दिस, ये इम्पैक्ट हुआ है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये बात है पटेटो कंट्री। ये गुजरात का ये एरिया है जहाँ पे ये पटेटो लगा रहे हैं, बट इसका कुछ पेटेंट वगैरह करवा रखा है पेप्सिको ने अपने चिप्स वगैरह के लिए। तो इन पे ऑब्जेक्शन उठ रहा था, आप ये पटेटो नहीं लगा सकते, बट उनको टेम्पररी अभी रिलीफ मिला है। तो दिस इज देयर, बनास रिवर में है ये, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के ये पटेटोज बनते हैं। सो दिस इज पटेटो कंट्री। सी सी दिस इज देयर। सो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.